नमस्कार रेल साथियों। इस वीडियो में हम ले रहे हैं अजमेर डिवीजन का WLI का पेपर, जो कि आपके 14 मार्च 2020 को आयोजित हुआ था। ये अजमेर डिवीजन का पेपर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये पेपर अजमेर AII अजमेर डिवीजन का पेपर है, जो कि आपके 14 मार्च और 2020 को ये आयोजित हुआ था। सारे इंस्ट्रक्शन वही हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 110 प्रश्न है, उनमें से आपको 100 मैक्सिमम करने हैं। इसमें इस प्रश्न पत्र की सबसे खासियत बात यह थी साथियों कि इस प्रश्न पत्र में उस समय अजमेर डिवीजन में 5 प्रश्न विवादित थे। उन 5 प्रश्नों को जब कॉपी चेक की गई थी तो 5 प्रश्नों को हटा दिया गया था और करीबन 10 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया था। यानी 5 तो डिलीट करवा दिए गए थे और 10 प्रश्नों की आंसर की इसमें गलत थी तो उनको करवा दिया। 5 प्रश्न इसमें जो डिलीट किए गए थे वो आपके 4 नंबर, 49 नंबर, 52 नंबर और 78 नंबर और 97। ये जो 5 प्रश्न हैं, जब कॉपी चेक की गई थी तो ये 5 प्रश्न डिलीट कर दिए गए थे। जिन अभ्यर्थियों ने ये 5 प्रश्न नहीं किए थे उनको 95 प्रश्नों के आधार पर, 95 क्वेश्चन के आधार पर उनका कॉपी मार्किंग की गई थी, ताकि किसी का हित या अहित की शंका नहीं हो। तो आपको ये मेरी तरफ से एडवाइस दी जाती है कि आप ऐसे प्रश्नों को पेपर में छोड़ देना जिस पे आपको शंका है कि ये प्रश्न भी गलत है और ये उत्तर भी गलत है। क्योंकि ये पेपर 14 मार्च 2020 का था, तो उस समय जब ये आयोजित हुआ, जब इसकी कॉपी चेक हुई, जब इसकी आपत्तियां दर्ज हुई, तो इसके 10 प्रश्नों में संशोधन किया गया, उत्तर बदले गए और 5 प्रश्नों को इस प्रश्न पत्र में से डिलीट किया गया। 5 प्रश्न वो कौन कौन से हैं जिनको डिलीट किया गया? वो है 4 नंबर, 49 नंबर, 52, 78 और 95। और बाकी के 10 प्रश्नों के उत्तर बदले गए। वो प्रश्न है आपके 9 नंबर, 19 नंबर, 26 नंबर, 47 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 73 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर, 95 नंबर। ये 10 प्रश्न थे जिनके आंसर बदले गए। उसके बाद कॉपी को चेक किया गया तो 10 प्रश्नों के इस पेपर में आंसर बदले गए और 5 प्रश्न इनमें से डिलीट किए गए।
तो हम भी इस पेपर में उन 5 प्रश्नों को डिलीट करेंगे, उनको यहां सोल्व नहीं करवाया जाएगा इस पेपर में। जो सोल्व नहीं करवाया जाएगा उनके नंबर हैं 4 नंबर, 49 नंबर, 52 नंबर, 78 और 95। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, किस मंत्रालय को एचबीए रेगुलेटेड किया जाता है। जो यहाँ पर जो रेल मंत्रालय है उसको भी एचबीए के लिए रेगुलेटेड नहीं किया जाता है, वित्त मंत्रालय के लिए भी नहीं किया जाता है, और शहरी मामलों और रोजगार मंत्रालय के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस है ये, और इसकी ब्याज दर भी हमेशा बदलती रहती है। तो ये पेपर 14 मार्च 2020 का है। उस परिप्रेक्ष्य में भी हम करेंगे इसको हल, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसको, दोनों परिप्रेक्ष्य में हम इसको पेपर को देखेंगे। तो ये तीनों ही मंत्रालय इसको रेगुलेटेड नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, अनुबंध श्रम अधिनियम के तहत अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो ये भारत सरकार है, भारत सरकार है यानी केंद्रीय सरकार है आपकी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर क्या है। वर्तमान में हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर क्या है। तो वर्तमान में जो ब्याज दर है वो 7.1% है, लेकिन उस समय 7.9 थी, तो ये सी आंसर इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 4 इसमें डिलीट किया गया था, प्रश्न नंबर 4 इस पेपर में डिलीट किया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर हम आपको यहां बता देते हैं। LIMBS का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन सी, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। क्योंकि यहाँ ए और सी सेम था इसलिए इसको डिलीट किए गए थे, इसको इसलिए डिलीट किया गया था जो, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है वो ये प्रश्न होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे इस प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पत्र डिलीट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कर्मचारियों के मामलों में किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। तो वो आपका कैट है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। सॉरी, आरपीएफ के लिए ये नहीं है, कैट नहीं है, कैट इसमें गलत हो जाएगा, कैट इसमें गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय इसके लिए हाई कोर्ट है, इसके लिए हाई कोर्ट है। आरपीएफ कर्मचारियों के मामलों में किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। तो वो हाई कोर्ट है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या जो 6 है, एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या है। तो एनएसडीएल का पूर्ण रूप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो 6 का यहाँ ए आंसर हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि इसमें यहाँ डिपॉजिट शब्द डिपॉजिटरी नहीं है। ये इसलिए गलत है कि इसमें यहाँ नेशन से नेशनल नहीं है, और ये तो है ही नहीं, तो यहाँ ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 है, एक वर्ष में लाइसेंसदारी पोर्टर्स कूली के लिए कितने मानार्थ पास कंपलमेंट्री पासेज। तो ये जो कंपलमेंट्री पास जो मिलता है रेलवे में, ये सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलता है, चाहे तो वो रेलवे की पूरी सर्विस करके रिटायर हो, चाहे वो 20 साल की सर्विस के बाद वीआरएस ले लिया हो, चाहे वो वीआरएस ले लो या पूरी रेल सेवा करके सेवानिवृत्त हो, तो ये सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को मिलता है कंपलमेंट्री पास, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको मानार्थ पास। तो ये रेलवे यहाँ लाइसेंसधारी पोर्टर कूली की बात कर रहा है, तो उसको एक सेट पास दिया जाता है। यहाँ आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, लापता कर्मचारी को जीआईएस होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के भुगतान के लिए कितनी अवधि की आवश्यकता होती है।
तो उसके लिए 7 साल है। 7 साल के बाद ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 8 में ऑप्शन ए इज करेक्ट। लापता कर्मचारी को जीआईएस के भुगतान के लिए कितनी अवधि की आवश्यकता है? तो वो आवश्यकता होती है आपके 7 साल के बाद। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 9 है, भूतपूर्व ग्रुप डी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 20 वर्ष की अवधि से ज्यादा सेवाएं दे चुका है को मानार्थ पास के कितने सेट स्वीकार्य हैं? गौर से देखिएगा। भूतपूर्व ग्रुप डी जो 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है तो उसको एक मानार्थ पास का सेट दिया जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, मानार्थ पास में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो जो विकलांग पुत्र होता है उसको हम शामिल कर सकते हैं, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उसको मानार्थ पास में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ विवाहित पुत्र को तो नहीं किया जाएगा, लेकिन जो दिव्यांग पुत्र है उसको यहाँ किया जाएगा। चाहे वो बोले विवाहित हो और अविवाहित हो, दोनों स्थिति में उसको शामिल किया जाएगा। विवाहित पुत्री को भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जो आपका आंसर बनता है वो 10 में ऑप्शन बी बनता है। प्रश्न संख्या 11 है, पूरे जीवन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा भत्ता के लिए कितनी बार विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है? तो वो ओनली एक बार किया जा सकता है। ओनली एक बार किया जा सकता है। तो प्रश्न 11 में आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 12 है, SC/ST कर्मचारियों को बेस्ट अमंग फेलियर योजना में उन पर विचार करने के लिए कितने न्यूनतम अंकों की आवश्यकता है? तो उनके लिए 20% अंकों की आवश्यकता होती है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो आपका जो प्रश्न 12 है उसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की अपन यहां बात करें। प्रश्न नंबर 13 की यहां हम बात करें, टीए का 70% प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी को अपने मुख्यालय से अनुपस्थित होने के लिए न्यूनतम घंटे क्या हैं? तो वो जो न्यूनतम घंटे होते हैं वो 6 से 12 घंटे होते हैं। 6 से 12 घंटे होते हैं। तो ये आपके ऑप्शन बी में है, क्योंकि यहाँ 0 से 6 घंटे दे रहे हैं तो ये कट जाएगा। यहाँ 12 घंटे से अधिक है तो ये कट जाएगा, ये भी नहीं है। तो जो 6 से 12 घंटे दे रखा है वो आपके ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर जो 14 है, साथियों एक बार मैं याद दिला दूं, ये पेपर 14 मार्च 2020 का है। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं, ये पेपर 14 मार्च 2020 का है। प्रश्न नंबर जो 14 है उसमें लिखा वर्तमान में उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी कौन है? तो उस समय भी प्रभास कुमार थे और अभी भी प्रभास कुमार हैं, याद रखिएगा। जयपुर वालों की एग्जाम नजदीक है। जयपुर डिवीजन में 9 जुलाई को एग्जाम है, तो उनके लिए ये पेपर काफी सहायक सिद्ध होगा। और मधुराज डिवीजन में 17 जुलाई को एग्जाम है, तो उनके लिए भी ये पेपर काफी लाभदायक होगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 14 है, तो NWR उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी PCPO प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर इस समय श्री प्रभास कुमार जी हैं। प्रश्न ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
14 में सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 15 है वो है ट्रैफिक विभाग के ड्यूटी रोस्टर के वर्गीकरण को बदलने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? ट्रैफिक विभाग के ड्यूटी रोस्टर के वर्गीकरण को बदलने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ये आपके प्रभास कुमार जी हैं। ये आपके श्री प्रभास कुमार जी हैं, यानी पीसीपीओ साहब। पीसीपीओ साहब तो प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी। तो 15 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है? तो ग्रुप ए में तो सीधी भर्ती की जाती है, ग्रुप सी में भी सीधी भर्ती की जाती है, लेकिन जो आपका ग्रुप बी है उसमें सीधी भर्ती नहीं की जाती है। तो यहां जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, ग्रुप बी। ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं की जा सकती है, ये आपने को अपने दिमाग में रखना है। प्रश्न संख्या जो 17 है वो है सुविधा पास में डिपेंडेंट यानी आश्रित सहित कितने लोगों को शामिल किया जा सकता है? यदि आप सुविधा पास में आश्रित शामिल नहीं करते हैं तो आप अपने सुविधा पास में अपने परिवार के कितने भी सदस्य शामिल कर सकते हैं। अपने परिवार में कौन कौन आ जाता है? अपने परिवार में पति पत्नी और बच्चे, और फादर साहब गुजर गए तो माँ। तो यहां अगर आपने किसी आश्रित को शामिल नहीं किया है, यदि आपने किसी जो आपके ऊपर डिपेंड हो, तो आपके पास में 5, 7, 9, 11 कितने भी लोग शामिल कर सकते हो आप। लेकिन यदि आपने आश्रित को शामिल कर लिया है तो इसकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आश्रितों की संख्या भी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि परिवार के 4 सदस्य और 1 आश्रित, टोटल 5, और परिवार के 3 सदस्य और 2 आश्रित, टोटल 5। टोटल 5। इसका मतलब ये हुआ कि आश्रित भी 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 2 से ज्यादा आश्रित नहीं होने चाहिए। और यदि आप 1 आश्रित शामिल करते हैं तो परिवार के 4 सदस्य, और आश्रित 2 शामिल करते हैं तो परिवार के 3 सदस्य। इसलिए 5 से ज्यादा सदस्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए 5, 17 में ए आंसर इज करेक्ट। सदस्य स्टाफ रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के रूप में कार्य कौन देख रहे हैं? तो उस समय राजेश तिवारी जी देख रहे थे। 14/3/2020 का पेपर है, तो उस समय राजेश तिवारी जी देख रहे थे। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में कौन देख रहा है, यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से IRPS का पूर्ण रूप क्या है? वैसे तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस होता है। लेकिन ये प्रश्न विवादास्पद था, इसलिए इस प्रश्न को उस समय डिलीट कर दिया गया था। लेकिन जो IRPS होता है उसका इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस होता है, इसकी फुल फॉर्म। जो प्रश्न संख्या 20 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट की स्थापना कब हुई? तो ये आपके 1/1/1985 को हुई, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और इसकी प्रधान पीठ है जो नई दिल्ली में है। इसकी जो प्रधान पीठ है वो आपके नई दिल्ली में है। और
ये क्यों स्थापित किया था कि ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जो विवादित मुद्दे थे उनको शीघ्रता से सुलझाना इसका मकसद था। और उस समय इसकी फीस 50 रुपए रखी गई थी। और कैट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी हिंदी में इसको केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 में जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 1985। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या जो 21 है, प्रश्न संख्या जो 21 है, रेलवे कर्मचारियों द्वारा उनके स्थानांतरण पर सामान्य किराए पर कितने अवधि के लिए क्वार्टर को रोका जा सकता है? तो सामान्य एचआरए पर, जर्नल एचआरए पर, सामान्य एचआरए पर स्थानांतरण के समय 2 माह तक रेलवे कर्मचारी अपने क्वार्टर को रोक सकता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22 है रेल साथियों, आवंटन फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर्स में आरक्षण का कितना प्रतिशत एससी एसटी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है? जहां एक स्थान पर 50 से अधिक क्वार्टर्स हो तो वहां 10% है, वहां 10% है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और यह है प्रश्न संख्या 23 है, जांच अधिकारी के नामांकन के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो जांच अधिकारी के लिए SF7 का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बाकी के भी देख लेते हैं। SF2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए है, या प्रमाणित निलंबन या समझा गया निलंबन। और SF सस्पेंशन के लिए होता है, यानी निलंबित के लिए होता है। चलिए प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या जो 24 है, जब तक डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के तहत 45 दिनों के भीतर प्राथमिकता नहीं दी जाती, जब तक कोई अपील आमतौर पर स्वीकार्य नहीं होगी। तो ये ऑप्शन ए आंसर 45 डेज करेक्ट आंसर। 45 डेज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 24 में ए। जब तक डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत 45 दिनों के भीतर प्राथमिकता नहीं दी जाती, जब तक कोई अपील आम तौर पर स्वीकार्य नहीं होगी। तो राइट आंसर 45 डेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या जो 25 है वो बोल रहा है, उत्तर पश्चिमी रेलवे में यानी NWR में कौन सब्स्टिट्यूट को नियुक्त कर सकता है? तो वो GM महोदय कर सकता है। और वर्तमान में GM महोदय हैं जो विजय शर्मा जी हैं, और PCPO साहब श्री प्रभाष कुमार जी हैं, और AGM साहब जहां तक मुझे ध्यान है शायद गौतम अरोरा जी हैं। और चलिए, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 25 में वो सी हो जाएगा, GM महोदय साहब, जो कि वर्तमान में विजय शर्मा जी हैं। तो आंसर सी GM महोदय। प्रश्न संख्या जो 26 है, औसत वेतन पर यानी LAP पर अधिकतम अवकाश का लाभ एक बार में लिया जा सकता है। तो वो 6 महीने की एक साथ सेक्शन करा सकते हैं, यानी 180 दिन। 180 दिन का LAP आप एक साथ सेक्शन करवा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहां आंसर हो जाएगा 180 दिन। आंसर राइट आंसर 180 दिन। प्रश्न संख्या 27 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 पेपर थोड़ा सेट होने में ऊपर नीचे साथियों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और आपकी असुविधा के लिए खेद है। प्रश्न संख्या 27 है, मैन पावर प्लानिंग के तहत स्वीकृत शक्ति का कितना प्रतिशत हर साल सरेंडर करना होता है? तो वो होता है 1%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
चिकित्सा परीक्षा के लिए व्यतीत किए गए समय को माना जाता है, तो वो आपके ड्यूटी में माना जाता है, वो समय आपका ड्यूटी में माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 28 का सी आंसर इज करेक्ट। जो चिकित्सा परीक्षा के लिए व्यतीत किए गए समय को ड्यूटी माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 29 है, रेलवे कर्मचारी द्वारा उसके सस्पेंशन पर कौन सा मानक फॉर्म अपने अनएम्प्लॉयमेंट प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो वह SF3 किया जाता है, निर्वावत्व की स्वीकृति। यानी कि मैं अब कर्मचारी नहीं रहा, मेरे पास गुजारे भत्ते के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म निर्वावत्व की स्वीकृति के लिए यूज किया जाता है, और उस पे जो सिग्नेचर होते हैं वह सस्पेंडेड कर्मचारी के ही होते हैं, यानी स्वयं के ही होते हैं। तो यहाँ SF3 आ जाएगा, SF3 यहाँ आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे SF3 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। SF4 होता है जो निलंबन से बहाली के लिए होता है, और आपके ये प्रस्तुति अधिकारी के लिए होता है। SF7 जांच अधिकारी के लिए होता है, और आपके SF9 हटा दिया गया है, और SF10 होता है जो आपके संयुक्त कार्रवाई के लिए होता है। SF5 होता है जो मेजर शास्त्री की चार्जशीट के लिए, बड़ी शास्त्री की चार्जशीट के लिए होता है। SF11 है जो माइनर पेनल्टी के लिए होता है, और SF5 है जो मेजर पेनल्टी के लिए होता है। SF14 जो रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसको आरोप पत्र देने के लिए SF14 का यूज किया जाता है। SF1 निलंबन के लिए होता है, 2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए होता है, 3 निर्वावत्व की स्वीकृति के लिए होता है, SF4 है जो निलंबन से बहाली के लिए होता है, और SF7 जांच अधिकारियों की नियुक्ति के लिए होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पूरे रट लेने चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो SF3 आएगा। प्रश्न संख्या 30 की हम बात करें साथियों, फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार एक अवयस्क का मतलब उसके किस नीचे की उम्र से है। यदि उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वो अवयस्क है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 30 में सी आंसर, 30 में सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न संख्या जो 31 है, रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 में कितने नियम हैं। देखिए मैं दोनों बता देता हूं यहाँ आपको। अगर आप डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 की बात करते हैं, हिंदी में बोले तो अनुशासन और अपील नियम 1 अक्टूबर 1968 की बात करते हैं, या डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 की बात करते हैं, तो उसमें 31 नियम होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और रेलवे कंडक्ट रूल्स जो 1966 है उसमें 26 नियम होते हैं। रेलवे कंडक्ट रूल 1966, रेल सेवा आचरण नियम जो 1966 है उसमें 26 होते हैं, उसमें 26 नियम है। और डिसिप्लिन और अपील रूल 1968 में 31 नियम है। ये ध्यान में रखिएगा दोनों। प्रश्न संख्या जो 32 है उसको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 32 है वो है रिटायरमेंट के बाद के सप्लीमेंट्री पास रेलवे के एक सेवक को सेवा के वर्षों में स्वीकार्य है। तो ये जो सप्लीमेंट्री पास है ये इसके लिए 20 साल की सर्विस जरूरी है। 20 साल के बाद ही वो VRS ले सकता है, और 20 साल की सर्विस के बाद ही वो मानार्थ पास के योग्य माना जाता है। तो यहाँ पे आपका 32 में ए ऑप्शन इज करेक्ट। 20 साल की सर्विस चाहिए, और VRS के लिए भी 20 साल की सर्विस चाहिए, और 10 साल की सर्विस आपको चाहिए पेंशन का हकदार होने के लिए। यानी रेलवे में आपके 10 साल पूरे हो गए हैं तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं, और रेलवे में आपके 20 साल पूरे हो गए हैं
तो आप VRS के हकदार हो जाते हैं और मानार्थ पास के भी हकदार हो जाते हैं। ये दोनों प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 33 है। प्रश्न नंबर 33 है, ग्रुप सी में पूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए कितना प्रतिशत निर्धारित है? तो यहां हम एक्स सर्विसमैन की बात कर रहे हैं साथियों, ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी के लिए तो जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, पूर्व सैनिक होते हैं, उनके लिए ग्रुप डी में तो है रिजर्वेशन आपका 20%। 20% निर्धारित है, 20% निर्धारित है। और ग्रुप सी में उनके लिए 10% निर्धारित है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। यदि वो ग्रुप डी के लिए पूछता है तो 20% और ग्रुप सी के लिए पूछता है तो 10% है। ग्रुप सी के लिए पूछता है तो 10% और ग्रुप डी के लिए पूछता है तो 20%। तो यहां ग्रुप सी के लिए पूछा है, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी 10%। तो 33 में बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। ये जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम था, ये 1923 में बना था साथियों, लेकिन ये जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 1924 को लागू हुआ था। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जो प्रश्न संख्या 34 है, 34 है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। यहां इसको अपन कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 भी बोल सकते हैं। तो जैसे साथियों फैक्ट्री एक्ट था, फॉर एग्जांपल जैसे साथियों फैक्ट्री एक्ट था, फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना था, लेकिन वो लागू 1 अप्रैल 1949 से हुआ था। तो जब ये अधिनियम बनते हैं तो हमेशा उससे आगे की डेट को ही ये लागू होते हैं, कभी भी बैक डेट में लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 बना था वो आपके 1 जुलाई 1924 को लागू हुआ था। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 34 में सी आंसर इज करेक्ट। प्रश्न नंबर जो 35 है, प्रश्न नंबर जो 35 है वो कह रहा है सेवा से हटाए गए कर्मचारी को मुआवजा पेंशन का या क्षतिपूर्ति पेंशन का अधिकतम अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। यहां अधिकतम पूछा है, यहां अधिकतम पूछा है, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। इसलिए 35 का सी आंसर इज करेक्ट। फुल नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2/3 अधिकतम हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां 36 है। काम के घंटे और आराम की अवधि के तहत रेलवे कर्मचारियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये HOER का प्रश्न है साथियों, HOER। तो HOER की फुल फॉर्म क्या होती है? HOER की फुल फॉर्म होती है हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन HOER की फुल फॉर्म होती है। उसके अनुसार कर्मचारियों को 4 भागों में बांटा गया है। उसके अनुसार कर्मचारियों को 4 भागों में बांटा गया है। वो है आपके इंटेंसिव, कंटिन्यूस, EI और एक्सक्लूडेड। 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ 4 भागों में ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 36 में। यहां एक तो आपको HOER की फुल फॉर्म ध्यान में रखना आवश्यक है। HOER की फुल फॉर्म होती है हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, और इसको 4 भागों में बांटा गया है। इंटेंसिव, जिसको गहन कह सकते हैं हिंदी में, कंटिन्यूस, जिसको सतत कह सकते हैं, और एसेंशियली इंटरमिटेंट,
जिसको आप आवश्यक रूप से एरोनॉमी कह सकते हैं, और एक्सक्लूडेड जिसको आप बहिष्कृत कह सकते हैं। तो 4 भागों में यहाँ बांटा गया, तो आपका आंसर भी 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी में इज करेक्ट आंसर। तो 36 में आपका बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है साथियों कि जो HOER था उसको 2005 तक, सॉरी साथियों प्रश्न नहीं भाग गया, 2005 तक हाउस ऑफ पीरियड ऑफ रेस्ट कहा जाता था, लेकिन 2005 के बाद इसको हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न संख्या 37 है RELS 1997, ये रिटायर्ड एम्प्लॉय लेबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम है जो 1997 में लागू हुई थी, में शामिल होने के लिए कितनी एरक सेवा की आवश्यकता होती है? तो इसमें शामिल होने के लिए 20 साल की सर्विस जरूरी होती है। RELHS स्कीम में, ये स्कीम है साथियों रिटायर्ड एम्प्लॉय लेबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम, तो इसमें शामिल होने के लिए 20 साल की सर्विस आपकी रेलवे में जरूरी है और ये योजना है। तो 20 साल की सर्विस के लिए जरूरी है, इसलिए यहाँ बी ऑप्शन आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 38 है, चयन बोर्ड में कितने अधिकारियों से कम नहीं होना चाहिए? तो वहां 3 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है साथियों। चयन बोर्ड में 3 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या जो 39 है, एक बार में अध्ययन अवकाश कितनी अवधि दी जा सकती है? तो मैं आपको ये बता दूं, जो रेलवे कर्मचारी है उसको 2 साल का अध्ययन अवकाश मिलता है। सामान्य रेलवे कर्मचारी को 2 साल का अध्ययन अवकाश मिलता है और उसको 2 टुकड़ों में उसको सेक्शन करवाना पड़ता है। एक बार में 12 माह, फिर दूसरी बार में 12 माह, यानी 2 बार में इसको सेक्शन करवाना पड़ता है। 1 + 1 2 बार में इसको सेक्शन करवाना पड़ता है। और यह रेलवे में 5 साल की सर्विस के बाद मिलता है। 5 साल की सर्विस के बाद मिलता है। और जो रेलवे चिकित्सक होते हैं उनको ये 3 साल का मिलता है। रेलवे चिकित्सकों को ये 3 साल का मिलता है। रेलवे चिकित्सकों को ये 3 साल का मिलता है। और जो सामान्य रेलवे कर्मचारी हैं उनको 5 साल की सेवा के बाद 2 साल का स्टडी लीव मिलती है, जो 12-12 महीने के 2 टुकड़ों में सेक्शन करानी पड़ती है। तो यहाँ आपका 39 में ए ऑप्शन हो जाएगा 12 माह। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 40 है, एक कैलेंडर वर्ष में, कैलेंडर वर्ष होता है साथियों आपके 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये तो होता है आपका कैलेंडर वर्ष। और 1 अप्रैल से 31 मार्च ये होता है आपका वित्तीय वर्ष। ये होता है आपके वित्तीय वर्ष, ये आप जानते में होंगे, तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो जानते ही हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर वर्ष होता है और 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष होता है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि एक वर्ष में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ कितनी PNM मुख्यालय स्तर पर रखी गई है? तो मैं यहाँ तीनों बता देता हूं। डिवीजन लेवल पर यह है 2 महीने में 1 बार होती है, तो साल में हो गई है 6 बार। और हेड क्वार्टर लेवल पर यानी मुख्यालय लेवल पर या जोनल लेवल पर यह है 3 महीने में 1 बार होती है, यानी साल में 4 बार। और रेलवे बोर्ड लेवल पर यह 3 महीने में 1 बार होती है, यानी साल में 4 बार। तो ये पूछ रहा है मुख्यालय स्तर पर यानी हेडक्वार्टर जोनल लेवल पर। तो जोनल लेवल पर ये 3 महीने में 1 बार होती है, यानी साल में 4 बार। इसलिए यह 40 का आंसर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी यानी 4 बार।
तो 40 का आंसर सी आ जाएगा। यहाँ हेडक्वार्टर लेवल पर ये हर तीसरे महीने में एक बार होती है, तो कैलेंडर वर्ष में ये 4 बार हो जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 40 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 40 में सी हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट प्रश्न है 41, उसमें सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं साथियों। जो सूचना का अधिकार है जिसको हम आरटीआई कहते हैं, ये आपके 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी है। और ये जो आरटीआई एक्ट है जिसको अपन सूचना का अधिकार कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 12 अक्टूबर 2005 से क्यों प्रभावी है, इसको क्यों लाया गया? इसको इसलिए लाया गया कि प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता आए, प्रशासन के कार्यों में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए और जनता के कार्य का एक तय सीमा निर्धारित किया गया जनता के कार्यों के लिए, जो कि एक निश्चित समय अवधि में हो जाए। इसलिए एक ऐसे रूल की जरूरत पड़ी, उसके लिए आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लाया गया। और ये जो आरटीआई एक्ट था जो कि आपके 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ है, ये संसद में 15 जून 2005 को पास हुआ था। संसद में ये आपके 15 जून 2005 में यह प्रभावी हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 से ये प्रभावी है। तो भ्रष्टाचार को मिटाना ही इसका मुख्य मकसद था। जनता के कार्य तय सीमा में हो, प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता है। तो इसके लिए इन्होंने जन सूचना ऑफिसर के लिए नियुक्त किया पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और दूसरा है इसमें सीआईसी। तो सीआईसी होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और तीसरा होता है एडिशनल जनरल मैनेजर, एजीएम साहब। तो जो यहाँ पूछा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में दूसरा अपीलीय अधिकारी कौन होता है, तो यहाँ पे जो दूसरा अपीलीय अधिकारी होता है वो सीआईसी होता है, ऑप्शन बी। सीआईसी होता है ऑप्शन बी। और सीआईसी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि यहां मैं लिख देता हूं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहां सीआईसी आपका दूसरा अपीलीय अधिकारी कौन है, तो सीआईसी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 41 में बी करेक्ट। अब यहां है प्रश्न संख्या 42 है साथियों। प्रश्न संख्या जो 42 है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। प्रश्न संख्या जो 42 है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। और इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये आपके 1 फरवरी 2019 से प्रभावी है। और इसमें जो शर्तें हैं वो ये है, रिजर्वेशन में इसको 10% दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रख दिया जाए। इसके रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो आपके 10% है। इसकी शर्त यह है कि आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 लाख रुपए से सालाना आय ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और भर्तियों में इसका 10% रिजर्वेशन है। केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं उसमें, केंद्र और राज्य सरकार की जो भर्तियां हैं उसमें ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है। और यदि आप किसान हैं तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये इसकी पात्रता की शर्तें हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये आपके 1 फरवरी 2019 से प्रभावी है। तो यहां पूछ रहा है किस तारीख से आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सरकार में पेश किया गया, तो ये 1 फरवरी 2019 को पेश किया गया। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो 1 फरवरी 2019 से है, तो ये लागू भी 1 फरवरी 2019 से है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1 फरवरी 2019। तो चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 43 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 में चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या 43 है यहाँ साथियों, प्रशासनिक स्थानांतरण पर। यहाँ प्रशासनिक स्थानांतरण है साथियों, ध्यान रखिएगा। 2000 किलोमीटर से अधिक की हवाई यात्रा करने पर 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। आइए यहां चलते हैं। इसमें पहली शर्त यह है कि ये म्यूचुअल ट्रांसफर और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए यह चीज लागू नहीं है, ये रूल लागू नहीं है। ये रूल किन के लिए लागू है? जिनका प्रशासन, रेलवे प्रशासन ट्रांसफर करता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर करता है। यदि रेलवे प्रशासन ने आपका ट्रांसफर किया है और उसकी दूरी 1000 किलोमीटर तक है, 1000 किलोमीटर तक है, 1000 किलोमीटर तक है, तो आपको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम आपको दिया जाएगा। और यदि आपकी दूरी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में है, तो आपको 12 दिन का समय दिया जाएगा, 12 दिन की छुट्टी दी जाएगी या समय दिया जाएगा। और यदि आपकी दूरी 2000 किलोमीटर से अबोव है, 2000 किलोमीटर से अबोव है, तो आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। ये सीधी सीधी बात है, इसको आप समझ गए होंगे। 1000 किलोमीटर तक 10 दिन का, 1000 से 2000 के बीच 12 दिन का, और 2000 से ऊपर है तो 15 दिन का। लेकिन आपकी दूरी 2000 किलोमीटर से अबोव है, 2000 किलोमीटर से अबोव है, और आपने वो दूरी हवाई जहाज के माध्यम से बाई एयर आप हवा में उड़ के गए हो, बाई एरोप्लेन से गए हो, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम 12 दिन का मिलेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग 12 दिन का मिलेगा। और ये प्रश्न यही पूछ रहा है, जो 43 है वो यही पूछ रहा है, प्रशासनिक स्थानांतरण पर 2000 किलोमीटर से अधिक की हवाई यात्रा करने पर कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जा सकता है, तो वो 12 दिन का दिया जाएगा। तो ये तो था आपका आंसर साथियों, लेकिन ये प्रश्न यही समाप्त नहीं हो जाता, इससे हम आगे की बात करते हैं। अब आपको हवाई मार्ग से आप गए, हवाई जहाज से आपने यात्रा की, तो आपने तो एक दिन में ही वहां पहुंच गए, तो आपका तो एक दिन ही खर्च हुआ। तो जो आपको 12 दिन का टाइम मिला था, उसका आप 11 दिन का क्या करोगे? तो ये 11 दिन आप यदि बचाते हैं, दूसरे दिन आप ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपका तो एक दिन में ही काम हो गया, आपके पास तो 11 छुट्टी बच गई। तो इनका क्या करोगे? यदि आपने दूसरे दिन ज्वाइनिंग कर लिया, तो ये जो 11 दिन की छुट्टियां बची हैं, ये आपके एलएपी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, एलएपी अकाउंट में इनको जोड़ दिया जाएगा। तो ये ज्वाइनिंग टाइम के जितने भी दिन आप बचाते हैं, इनमें जितने भी आप बचाते हैं, 10 में, 12 में, 15 में, या हवाई जहाज से करते हैं तो 12 में, तो जिनमें जो छुट्टियां बचती हैं उसको एलएपी में क्रेडिट कर दिया जाता है, एलएपी के अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 44, इसलिए यह आंसर हवाई जहाज से 12 दिन आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या जो यहाँ है वो है 44 है। HRMS का सही रूप सुने, यह आपको सभी को ध्यान होगा। HRMS का आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है।
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 44 का बी। चलिए नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, तो ये नायर कहाँ है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये आप सभी जानते हैं नायर है जो बड़ोदरा में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 46 है साथियों, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के तहत कौन सी पेनल्टी नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनता है, सेंश्योर तो पेनल्टी है, रिमूवल भी पेनल्टी है, सस्पेंशन यहाँ पेनल्टी नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 47 है, ट्रेड यूनियनों की मान्यता सामान्य तौर पर कितने वर्षों के लिए मान्य होती है? तो वो 6 वर्ष के लिए मान्यता होती है और हर 2 साल में इनके चुनाव हो जाने चाहिए मान्यता की। प्रश्न संख्या 48 है, कौन चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड तो चिकित्सा विभाग से संबंधित है। रिटायर्ड एम्प्लॉय लेबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम 1997 में भी चिकित्सा विभाग से संबंधित है। यहाँ जो SRRS है यानी कि सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम, ये आपके चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। SRS यानी सी, 48 में सी आंसर इज करेक्ट। यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड और रिटायरमेंट एम्प्लॉय लेबरलाइज हेल्थ स्कीम ये चिकित्सा विभाग से संबंधित हैं दोनों, लेकिन यहाँ SRRS सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम ये आपके SRRS चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए 48 में सी आंसर इज करेक्ट। प्रश्न संख्या जो 49 है, वो जो स्तर 4600 ग्रेड पे 4600 में नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? जो ग्रेड पे 4600 होता है उसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? तो ये जो प्रश्न था ये गलत है, इसमें इसका जो पूछने का तरीका वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रश्न को जो प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 49 और प्रश्न संख्या 52 और प्रश्न संख्या आपके 78 और प्रश्न संख्या आपके 97, ये 5 प्रश्न इस पेपर में से उस समय 14/3/2020 को डिलीट कर दिए गए थे। तो यहाँ पे नियुक्ति पदाधिकारी वैसे सीधे शब्दों में देखे तो 46 ग्रेड पे के लिए सीनियर डीपीओ होता है, लेकिन ये प्रश्न आधा अधूरा है इसलिए इसको डिलीट किया गया था। तो चलिए इसको अपन भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ चलते हैं नेक्स्ट 50 में चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या है? 50 नंबर प्रश्न है, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए भर्ती में आरक्षण है। तो विकलांग के लिए भर्तियों में आरक्षण पहले 3% था, पहले ये 3% था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। तो आपका यहाँ जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, 4%। तो 50 में बी आंसर इज करेक्ट। तो ये साथियों ये पेपर था आपके 14 मार्च 2020 का WS एंड WI स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर WLI अजमेर का पेपर था, जो कि हमने 1 से 50 तक हमने सॉल्यूशन कर लिया है और 51 से 100 तक नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।